हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिस्कवर विथ रंजना पर स्वागत है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण में क्रिया। इससे यूपी के सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। ये शुरू करते हैं। स्टूडेंट नए होंगे वे हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो जब भी हम अपलोड करें नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं। क्रिया। क्रिया की परिभाषा क्या है हम देख लेते हैं। वे शब्द जिसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है, जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना। प्रकार। कर्म, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया के विभिन्न भेद किए जाते हैं। जैसे कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य के प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंकता है, कवि हंसता है, टीना सोती है, बच्चा रोता है, आदमी बैठता है। सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे भूपेंद्र दूध पी रहा है, नीतू खाना बना रही है। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद किए जाते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो तो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत भोजन कर रहा है। द्विकर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हुए हो तो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में पढ़ा रहे हैं क्रिया के साथ छात्रों एवं भूगोल ये दोनों जो है दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। छात्र और भूगोल दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं। छात्र और भूगोल के को अंडरलाइन किया गया है, इसलिए समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पर अंडरलाइन इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ समझ जाए बच्चे कि यहाँ ये दो कर्म प्रयुक्त हुए हैं, अतः पढ़ा रहे हैं द्विकर्मक क्रिया है। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। प्रयोग तथा संरचना के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, इसके आधार पर भी क्रिया के निम्न भेद हैं। सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब बहुत सारी क्रियाएं हैं, आगे देखने को मिलेगा। तो देखते हैं सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। सामान्य क्रिया जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थ क्रियाओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, हेमराज ने खाना खा लिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया से तात्पर्य है वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, उन क्रियाओं को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, यानी दुष्यंत लिखवा रहा है पत्र किससे? हेमंत से। पूर्वकालिक क्रिया जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो उस पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया है, अतः पढ़कर क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? वे क्रियाएं पद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लजाना, चमकना, गुदगुदाना इत्यादि, ये जो है नाम धातु क्रियाएं हैं।
कृदंत क्रिया वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें क्रियापद कृदंत क्रिया कहते हैं। कृदंत क्रिया मतलब किसे कहते हैं, तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगने पर बनते हैं उन्हें कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल से चलना, चलता से चलकर, लिख से लिखना, लिखता से लिखकर। जो चलना हो गया, चलकर हो गया, लिखना हो गया, लिखकर हो गया, ये कृदंत क्रिया हो गया। सजातीय क्रिया वे क्रियाएं जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। सहायक क्रिया किसी भी वाक्य में मूल क्रिया की सहायता से करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे अरविंद पढ़ता है, भानु ने अपनी पुस्तक मेज पर रख दी है। वाक्यों में है या दी है सहायक क्रिया है। काल के अनुसार क्रिया जिस काल में कोई क्रिया होती है उस काल के नाम से आधार पर क्रिया का भी नाम रख देते हैं। अतः काल के अनुसार क्रिया 3 प्रकार की होती हैं: भूतकालीन क्रिया, वर्तमानकालीन क्रिया और भविष्यकालीन क्रिया। तो देखते हैं भूतकालीन क्रिया को। भूतकालीन क्रिया यानी क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य करने के संपन्न होने का बोध होता है, उसे भूतकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे सरोज गई, सलीमा पुस्तक पढ़ रही थी। लिखा है सलीम पुस्तक पढ़ रहा था। तो वर्तमानकालीन क्रिया किसे कहते हैं, तो वह मतलब क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो, उसे वर्तमानकालीन क्रिया कहते हैं। जैसे कमला गाना गाती है, विमला खाना बना रही है। जैसे कि हमने पढ़ा है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो इससे भी बोध होता है कि ताकते रही है, मतलब वही सब टेंस से ही समझ लीजिए। जैसे भविष्यकालीन क्रिया को फ्यूचर टेंस कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, तो उसमें गागे गिया आता है। ये सब थोड़ा सा पहचान करने का तरीका है। तो देखते हैं भविष्यकालीन क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे नीलम कल जोधपुर जाएगी, अभी जाएगी। अशोक पत्र लिखेगा। अविकारी या अव्यय शब्द क्रिया विशेषण यहाँ पर बताया गया है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार हैं, तो क्रिया विशेषण शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जबकि कतिपय विद्वान इसके भेद निम्नानुसार किए हैं। कालबोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं। जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्रायः, साय, कभी कभी, कभी, अभी अभी, लगातार, अब तक, पहले, बाद में इत्यादि। दूसरा है स्थान बोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं, उन्हें स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट, सामने, अंदर